हेलो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर आई और आप लोग देख रहे हैं IQ नेटवर्क। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में। तो दोस्तों सीधी सी बात है, विज्ञान को प्रकृति को समझने के लिए नए नए सिद्धांतों की ज़रूरत होती है, इसीलिए वे खोजें करते रहते हैं। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि ज़्यादातर खोजें एक्सीडेंटली हो जाती हैं, मतलब कि वो खोज किसी और चीज़ पर रहे होते हैं और उन्हें मिलता भी कुछ और है। यह नई खोजें बहुत से पुराने रहस्यों को हल तो करती हैं, लेकिन खुद दूसरे नए बड़े सवाल खड़े कर देती हैं। उसी तरह की है यह एक स्ट्रिंग थ्योरी। तो स्ट्रिंग थ्योरी को जानने से पहले हम लोग थोड़ा नज़र डाल लेते हैं क्लासिक फिजिक्स के ऊपर। न्यूटन ने मोशन के 3 नियम और ग्रेविटी का सिद्धांत दिया। इसने कई खोजें की और इससे यूनिवर्स को समझने में मदद मिली, जैसे कि यूरेनस ग्रह की खोज हुई और बाकी ग्रहों की गति थाप को जान पाए। लेकिन बाद में आइंस्टाइन ने कहा कि न्यूटन के नियम कुछ हद तक सही हैं, लेकिन ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल या इनके ग्रेविटी के होने की वजह से यह नियम सही नहीं है और प्रकाश की गति पर यह नियम काम नहीं करते। ध्यान रहे, आइंस्टाइन ने न्यूटन की सीमाएं दिखाई थी, न्यूटन के सिद्धांतों को गलत नहीं बताया था। इस समस्या को हल करने के लिए आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के जरिए हम ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी खोजों को समझ पाए। अब वैज्ञानिकों को लगा कि अब हमने भौतिक विज्ञान को पूरी तरीके से जान लिया है और अब भौतिक क्षेत्र में जानने के लिए ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन तभी जन्म हुआ क्वांटम फिजिक्स का। इसने साइंटिस्ट को बता दिया कि अभी तो शुरुआत ही हुई है, अभी और भी बहुत कुछ जानना बाकी है। ईयर 1897 में वैज्ञानिक जॉन डैल्टन ने एटॉमिक थ्योरी का निर्माण किया। इसके मुताबिक हर एक तत्व अलग तरह के एटम से बना होता है। और बाद में वैज्ञानिक जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स के अस्तित्व का सबूत दिया। इसके बाद मैक्स प्लैंक ने इसके आगे बढ़ाकर क्वांटम भौतिक विज्ञान का निर्माण किया। बाद में 1911 में रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिखाया जिसके मुताबिक एटम के केंद्र में प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन उसके आसपास परिभ्रमण करता है। और बाद में पॉल डिरैक ने इलेक्ट्रॉन को समझने वाला इक्वेशन बताया। और फिर वैज्ञानिकों को यह लगा कि ऐसा ही एक इक्वेशन प्रोटॉन के लिए भी मिल जाए और क्वांटम फिजिक्स का खेल खत्म। लेकिन दोस्तों इसके आगे भी बहुत कुछ बाकी था। फिर आया साल 1932 का दौर। 1932 में जेम्स चैडविक नामक एक वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की। बाद में लगभग 30 सालों तक यह माना गया कि यह पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स यूनिवर्स के सबसे छोटे भाग हैं। लेकिन तभी सबके सामने आए क्वार्क्स। पहले कुछ ही क्वार्क्स को खोजा गया, लेकिन बाद में ज़्यादा मात्रा में अलग अलग प्रकार के बहुत छोटे स्तर पर पार्टिकल्स को ढूंढा गया। इन सारे सूक्ष्म पार्टिकल्स और मूलभूत बलों के लिए विकसित हुआ स्टैंडर्ड मॉडल। और अब इतने स्तर पर भौतिक विज्ञान के सामान्य नियम लागू नहीं होते थे और इसका प्रमाण हमें यह प्रयोग देते हैं। नंबर 1, लाइट के 2 बिहेवियर्स, पार्टिकल्स और वेव। नंबर 2, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, श्रोडिंगर की बिल्ली, क्वांटम इंटेंगलमेंट, भौतिक गुणों का क्वांटाइजेशन। ये 5 ऐसे नियम थे जो आगे प्रयोग देते हैं। और अब भौतिक विज्ञान के 2 भाग बन गए थे, क्लासिक फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स। इन दोनों के लिए अलग अलग थ्योरीज भी थी। क्लासिक फिजिक्स के लिए आइंस्टीन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत और क्वांटम फिजिक्स के लिए क्वांटम फील्ड की थ्योरी। और अब जन्म हुआ स्ट्रिंग थ्योरी का। और अब समस्या यह थी कि एक ही प्रकृति को समझने के लिए 2 अलग अलग थ्योरीज थी। मतलब कि ऐसा कैसे हो सकता है? इस समस्या को सुलझाने के लिए जन्म हुआ स्ट्रिंग थ्योरी का। पहली 2 थ्योरीज किसी चीज़ को उसके पार्टिकल के स्वरूप में देखती थी, मतलब कि मॉलिक्यूल्स, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड क्वार्क्स वगैरह। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी मॉलिक्यूल्स के सबसे छोटे भाग को एक
स्ट्रिंग यानी कि एक तंतु की तरह माना जाता था। इसके मुताबिक एटम के अंदर एक ऊर्जा का फाइबर होता है, बिल्कुल एक पतले तिनके जैसा। और अब सारी थ्योरीज पार्टिकल्स के ऊपर आधारित थी, मतलब कि उसके लिए सबसे छोटा भाग एक पार्टिकल ही था। अगर किसी पार्टिकल को लिया तो उसका डायमेंशन 0 होता है, मतलब कि वो गति के अलावा कुछ नहीं करते, क्योंकि उनका डायमेंशन 0 है और 0 आयाम में सिर्फ बिंदु ही होता है। लेकिन अगर बात करें स्ट्रिंग थ्योरी की, तो उसमें सबसे छोटे पार्टिकल को एक स्ट्रिंग की तरह लिया जाता है जो डायमेंशन में होता है, मतलब कि यह स्ट्रिंग गति के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकता है। थ्योरी के मुताबिक स्ट्रिंग फाइबर लाइन एक विशिष्ट पार्टिकल स्विंग मोशन करता है। अगर यह एक तरह से स्विंग करे तो समझ पाएंगे कि यह इलेक्ट्रॉन है, और अगर ये दूसरी तरह से स्विंग करे तो हम लोग समझ पाएंगे कि यह प्रोटॉन है। मतलब कि एक ही फाइबर अलग अलग तरह से स्विंग करके सारे पार्टिकल्स को दर्शाता है। आगे जानने के लिए दूसरे पार्ट का इंतज़ार करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।